हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप दैट यू आर सेफ एंड सिक्योर एट योर होम. So today we will discuss about the new topic, the conservative regime after 1815. So what we have discussed in our previous video, firstly I will tell you, I will try to connect with you about this topic. Okay, so what we have discussed till now we have discussed about the meaning of liberal nationalism in the political sphere or in the economic sphere, but today onward we will discuss about the new conservative regime which was established after 1850. So you know that in Europe the conservative regime was established from a very long time. Or you know that in 1789 when the French Revolution took place, that time the conservative regime was established in the Europe or France also. So after 1789 a new kind of rule was established in the France, or that was the that was the democratic rule. Okay, but in 1797 the Napoleon Bonaparte destroyed the democracy in the France and established a new kind of rule that was known as dictatorship. So after the Napoleon wanted to become the ruler of the whole Europe. So the army of the France went in nearby monarch and they tell that we will free to you from the monarch rule and we will establish here the democracy also, which we have established in the France. So in this manner in Europe Napoleon Bonaparte won many neighboring territories. So what happened after 1815? So after 1800 or in 1815 what happened with the Napoleon? That all the conservative rulers come together and defeat the Napoleon in the Battle of Waterloo in 1815. क्या होता है कि 1815 के अंदर देखो नेपोलियन ने क्या किया, 1789 के अंदर फ्रांस के अंदर मोनार्क रूल था. मोनार्क रूल के बाद में वहाँ डेमोक्रेसी सेटअप हुई. 1797 के अंदर क्या होता है, वहाँ पर नेपोलियन जो है वो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करता है, डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश करता है और नेपोलियन पूरे यूरोप को जीतना चाहता था. तो वो क्या करता है कि अपने नेबरिंग टेरिटरी के अंदर जाता है जहाँ पर मोनार्क रूल था, और वहाँ जाने के बाद वो मोनार्क को हटा के वहाँ अपने कब्जे में ले लेता उन टेरिटरी को. तो वहाँ के जो मोनार्क थे ना वो नेपोलियन से क्या हो जाते हैं, बिल्कुल नाराज़ हो जाते हैं. और 1850 में क्या करते हैं, जो मोनार्क उससे नेपोलियन से नाराज़ हो गए थे वही मोनार्क अब क्या करते हैं, अब नेपोलियन को एक साथ मिलके हरा देते हैं. कौन से बैटल में? बैटल ऑफ वाटरलू 1815 के अंदर. तो इससे आगे का जो पार्ट है वो हम इस वीडियो में देखेंगे. सो लेट्स कम. देखिए व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. In this video we will discuss about the conservative regimes which was established after 1815. 1815 के बाद में जो कंजर्वेटिव जो रिजीम इस्टेब्लिश हुआ है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. देखिए, ए न्यू कंजर्वेटिव रिजीम आफ्टर 1815. फर्स्टली, before going on this video, firstly we should know about the conservatism. What is conservatism? Conservatism is a political philosophy in which the traditional church customs and many other things which was depend on the old rule is considered that these should be preserved. It means कंजर्वेटिज्म एक फिलोसफी है जिस फिलोसफी के अंदर पुरानी जो परंपराएं हैं, जो चर्च हैं, उनके ऊपर विश्वास किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इनको सुरक्षित रखना अच्छा है. देखिए तो होता क्या है, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815. देखो 1815 में मैंने बताया कि नेपोलियन को डिफीट कर दिया जाता है ना.
यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। यूरोपियन गवर्नमेंट्स मतलब वो टेरिटरी जिसको नेपोलियन ने हरा दिया था, जहाँ पर मोनार्क रूल था, उस मोनार्क रूल को वहाँ से हटा दिया गया था। तो वो जो कंजर्वेटिव रूल थे, वो जो राजा महाराजा थे, मोनार्क थे, वो नेपोलियन के अगेंस्ट हो गए थे। और जब नेपोलियन के अगेंस्ट हो गए थे तो उन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। कब? 1815 में उसको डिफीट कर दिया था। डिफीट करने के बाद में वो जो है कौन सी स्पिरिट थी उसके अंदर? कंजर्वेटिज्म। सीधी सी बात है, मोनार्क थे तो वो तो कंजर्वेटिव थे, है ना। अब क्या होता है, कंजर्वेटिव्स थॉट दैट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। ये कंजर्वेटिव जो लोग थे ना, उनका ये मानना था कि ये जो हमारे ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशन है, हमारे जो चर्च हैं, हमारी जो प्रॉपर्टी है ना, हमारे जो सोशल हायरार्की है। आपने फ्रांस में देखा था ना कि फ्रांस की सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट्स के अंदर डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। तो इसी तरह ये इन चीज़ों को मानते थे। कंजर्वेटिव जो लोग हैं, ये मोनार्क लोग हैं, ये इन पुरानी चीज़ों पे ही विश्वास करते थे अभी भी, है ना। इन्होंने क्या सोचा कि ये जो चीज़ें ना शुड बी प्रिजर्व्ड, कि इनको सुरक्षित रखना चाहिए। दैट वाज द थिंकिंग ऑफ द कंजर्वेटिव्स। अब होता क्या है, मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट पर्पस ए रिटर्न सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज। प्री रिवॉल्यूशनरी डेज कौन से होते हैं? जो 1789 से पहले जो सोसाइटी थी। अब हुआ क्या, देखो 1789 में क्या था, वहाँ पर मोनार्क रूल था। कहाँ पर? फ्रांस के अंदर, ठीक है। 1789 के बाद में वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर दी जाती है। लेकिन 1797 के अंदर क्या होता है, नेपोलियन वहाँ का रूलर बनता है, डेमोक्रेसी को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर डिक्टेटरशिप है। लेकिन 1979 के बाद में अब 1815 के अंदर फिर दोबारा से क्या होता है, 1917 में नेपोलियन वहाँ का रूलर बनता है। 1815 में नेपोलियन को हरा दिया जाता है। कौन हराता है? ये कंजर्वेटिव लोग। ये कौन से कंजर्वेटिव लोग? ये जो मोनार्क थे, जिनको नेपोलियन ने ओवरथ्रो किया था, है ना, यही लोग क्या करते हैं, नेपोलियन को हरा देते हैं और यूरोप में फिर से कंजर्वेटिव जो रिजीम है उसको इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। अब लेकिन होता क्या है कि कुछ कंजर्वेटिव जो लोग थे, अब इन्होंने हरा तो दिया किसको, नेपोलियन को, नो डाउट इन्होंने हरा दिया। लेकिन अब ये जो है ना, काफ़ी जो कंजर्वेटिव लोग हैं, ये उस पुराने प्री रिवॉल्यूशनरी पीरियड में नहीं जाना चाहते थे कि अब जो कंजर्वेटिव जो रूल इस्टेब्लिश करेंगे वो थोड़ा सा उस रूल से डिफरेंट होगा। ऐसा इन लोगों का सोचना था। दे रियलाइज द चेंज इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन could in fact strengthen ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की। अब देखो क्या होता है, इन्होंने ये फील किया, किसने, इन कंजर्वेटिव ने। नेपोलियन को तो हरा दिया और इनका रूल भी हो गया शुरू कंजर्वेटिव। लेकिन अब ये वो कंजर्वेटिव रूल सेटअप नहीं करना चाहते थे जो कंजर्वेटिव रूल जो है वो 1789 से पहले था। अब इन्होंने क्या सोचा कि नेपोलियन ने जो चेंजेस किए थे, क्योंकि नेपोलियन ने नो डाउट डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया था, जो चेंज किए थे, मॉडर्नाइजेशन किया था, इन्होंने सोचा कि इसकी वजह से जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, जैसे इनकी मोनार्की है, इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। मतलब इन्होंने क्या सोचा, नेपोलियन को नो डाउट इन्होंने हरा दिया, लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि नेपोलियन ने नो डाउट जो इनिशिएट किए थे वो इनिशिएट बहुत अच्छे थे और इनकी वजह से जो इनके ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशन है और जो मोनार्की है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। ये इन लोगों का सोचना था, मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, ये ऐसा इनका मानना था। अब देखिए और क्या क्या इन्होंने, ए मॉडर्न आर्मी, एन इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी एंड ए डायनामिक इकोनॉमी, द अबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथ द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप। अब देखो इनका क्या सोचना था, इन लोगों का, कंजर्वेटिव लोगों का क्या सोचना था। ये सोच रहे थे कि ये जो मॉडर्न जो आर्मी है, ठीक है ना, और मॉडर्न आर्मी के अलावा जो इफिशिएंट जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, और एक डायनामिक जो इकोनॉमी है, और जो फ्यूडलिज्म को नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया है,
सर्फडम को नेपोलियन ने जो खत्म कर दिया है, इससे क्या होगा कि इससे जो ऑटोक्रेटिक जो मोनार्की है यूरोप की, मतलब कौन सी, इनका खुद का ही जो रूल है जिसको ये इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, इससे क्या होगा, इससे यूरोप में ऑटोक्रेटिक जो मोनार्की है वो क्या होगी, मजबूत होगी, स्ट्रेंथ मिलेगी उसको, ऐसा इनका मानना था। अब ट्रीटी ऑफ वियना। सो आफ्टर द डिफीट ऑफ द नेपोलियन, some major power of the Europe come together to draw a treaty that is known as Treaty of Vienna. It means they met at Vienna, which is the capital of Austria, है ना। 1815 में उसको हराने के बाद यहाँ मिलते हैं और यहाँ पर एक ट्रीटी करते हैं जिसको क्या बोला जाता है, ट्रीटी ऑफ वियना। तब हम पढ़ेंगे ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में। इन 1815 representative of European powers, Britain, Russia, Prussia and Austria, who collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. Means ये चार जो मेजर पावर है, कौन, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, रशिया, ब्रिटेन, जिन्होंने कलेक्टिवली नेपोलियन को डिफीट किया था, ये लोग एक साथ मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, वियना के अंदर। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, वहाँ मिलते हैं कब, 1815 के अंदर। और ये यूरोप के लिए एक फ्यूचर सेटलमेंट तैयार करते हैं और इसी फ्यूचर सेटलमेंट जहाँ ये मिलते हैं, इसी इनके बीच में आपस में एक एग्रीमेंट होता है जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ वियना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच यूरोपियन पावर कलेक्टिवली डिफीटेड द नेपोलियन इन 1815, कौन सी वो चार पावर थी जिसने नेपोलियन को हराया था 1815 में। तो इसमें कौन सी थी, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूसिया और ब्रिटेन, ये चार पावर थी, मेजर पावर, जिसने नेपोलियन को 1815 के अंदर डिफीट किया था। अब कई बार ये पूछ लेता है, देखो ये पूछे द कांग्रेस का मतलब ये मीटिंग वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, और इस ट्रीटी को होस्ट करने वाला कौन था, इस ट्रीटी को होस्ट करने वाला था ड्यूक मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था और ये भी एक कंजर्वेटिव था, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना, किसने ट्रीटी ऑफ वियना को होस्ट किया था, तो किसने किया था, ड्यूक मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर है, ठीक है। अब इस ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर होता क्या है वो देखिए, देखो अब ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर होता क्या है कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कई बार पूछता है कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना के फीचर हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए। 5 मार्क्स में भी आ सकता है और 3 मार्क्स में भी आ सकता है। देखिए, द डेलीगेट्स drew up the treaty of Vienna with the aim of undoing most of the changes that had came in Europe during the Napoleonic Wars। देखो ये डेलीगेट कौन, रिप्रेजेंटेटिव कौन, ये चारों जिन्होंने नेपोलियन को कलेक्टिवली डिफीट किया था, ये जो लोग हैं ना, ये ट्रीटी ऑफ वियना करते हैं और इनका मेन एम क्या था, द मेन एम वाज undoing the changes which were done by the Napoleon in the Europe। मतलब यूरोप के अंदर नेपोलियन ने जो चेंजेस किए थे उनको वापस करना था, ये इस ट्रीटी का मेन क्या था, टारगेट था। देखो क्या हुआ, अब इस ट्रीटी में क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट ये है ट्रीटी का, सेकंड पॉइंट ये है, ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये। फर्स्ट पॉइंट क्या था, द बार्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर एंड द फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। क्या हुआ था, देखो इस ट्रीटी में सबसे पहले यही चीज़ की थी कि फ्रांस के अंदर जो बर्बन डायनेस्टी का जो लुइस 16 जो आपने पढ़ा था, बर्बन डायनेस्टी का जो रूलर था उसको ओवरथ्रोन कर दिया गया था, उसको पावर में रिस्टोर किया गया, मतलब उसको दोबारा से पावर दे दी गई, ठीक है ना। और फ्रांस ने नेपोलियन जब फ्रांस का रूलर था तब उसने जो टेरिटरी एनेक्स की थी, मतलब जो टेरिटरी उसने जीती थी उसको वापस से कर दिया गया, पूरी वापस कर दी गई। और क्या हुआ, ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द फ्रांस। सीरीज ऑफ स्टेट्स मतलब जैसे ये फ्रांस है, ठीक है ना, ये फ्रांस है मान लीजिए, तो एक सीरीज ऑफ स्टेट, इधर भी कुछ स्टेट, इधर भी कुछ स्टेट, इधर भी कुछ, इधर भी कुछ, मतलब फ्रांस के चारों तरफ जो है ना अलग अलग स्टेट्स जो हैं उनको सेटअप किया गया, सो दैट फ्रांस could not एक्सपेंशन इट्स टेरिटरी इन द फ्यूचर, ताकि फ्रांस फ्यूचर में अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड नहीं कर सके। अब देखिए कौन कौन कहाँ पर सेटअप किया गया, द नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम
वाज सेटअप इन द नॉर्थ के अंदर किसको सेटअप किया गया, जिसमें बेल्जियम भी इंक्लूडेड था, नीदरलैंड को सेटअप किया गया। जिनोवा वाज एडिड टू पिडमोंट इन द साउथ में जो है ना पिडमोंट रीजन के अंदर जिनोवा को शामिल कर दिया गया है ना। नेक्स्ट देखिए और क्या किया गया, देखो प्रूसिया वाज गिवन न्यू टेरिटरी ऑन वेस्टर्न फ्रंटियर। अब प्रूसिया को वेस्टर्न फ्रंटियर जो था ना वहां पर नई टेरिटरी दे दी गई, ठीक है। विथ वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नदर्न इटली, और ऑस्ट्रिया जो है ना उसको नदर्न इटली वाला पार्ट दे दिया गया, मतलब फ्रांस को चारों तरफ से घेर दिया गया। और क्या हुआ, द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट लेफ्ट अनटच्ड। ये जो कॉन्फेडरेशन जो बनाई थी नेपोलियन ने 39 स्टेट्स की, इनको एज इट इज छोड़ दिया गया, मतलब इसको अनटच रखा गया। और क्या किया गया, इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। ईस्ट के अंदर पोलैंड वाला जो पार्ट था वो रशिया को दे दिया गया। प्रूसिया वाज गिवन ए पोर्शन ऑफ सेक्सोनी, और प्रूसिया को सेक्सोनी वाला पोर्शन दे दिया गया। तो फिर इसका रीजन क्या था, द मेन एम ऑफ दिस ट्रीटी वाज टू रिस्टोर द पावर ऑफ द कंजर्वेटिव रिजिम इन द यूरोप। और इस ट्रीटी का जो मेन एम था वो ये था कि जो कंजर्वेटिव जो थे, कंजर्वेटिज्म जो रिजिम था, कंजर्वेटिव रिजिम को दोबारा से इस्टेब्लिश करना पूरे यूरोप के अंदर। और 1850 के बाद में जो कंजर्वेटिव जो रिजिम इस्टेब्लिश किया था उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसके क्या फीचर थे, वो और देखिए आप। ये तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसमें से कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना, या हु होस्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है ना। और विच 4 मेजर यूरोपियन पावर कलेक्टिवली डिफीटेड द नेपोलियन, किन चारों ने। तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते रहते हैं, इनको थोड़ा सा एक बार आप देख लेना, ठीक है। अब 1850 के बाद में ये देखिए 1850 के बाद में कंजर्वेटिव जो रिजिम है वो सेटअप किया गया था, ठीक है ना। कंजर्वेटिव रिजिम सेटअप इन 1850 वर ऑटोक्रेटिक। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है कि व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द कंजर्वेटिव रिजिम विच वाज इस्टेब्लिश आफ्टर 1815। क्योंकि 1815 में नेपोलियन हार चुका है, तो पूरे यूरोप के अंदर कंजर्वेटिव रिजिम जो वो दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो उसके क्या फीचर्स थे। तो सबसे पहले देखिए कंजर्वेटिव रिजिम्स सेटअप 1815 में ऑटोक्रेटिक। सबसे पहली चीज़ तो ये थी ऑटोक्रेटिक, मतलब अपनी खुद की मर्जी से चलते थे, ये एब्सोल्यूट मोनार्क थे, ये किसी के नहीं मानते थे, ठीक है। इसमें क्या था, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लिजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। मतलब ये अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कोई कर दे, ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते थे। अगर कोई गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी के ऊपर कोई क्वेश्चन उठाता है, कोई सवाल उठाता है, ऐसी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करता है, तो उस पॉलिटिकल एक्टिविटी को ये कर्ब कर देते थे। कर्ब का मतलब होता है उसको दबा देते थे, मतलब कोई भी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन नहीं उठाता था। अगर कोई क्वेश्चन उठाता, कोई अगर इनसे क्वेश्चन पूछ लेता, तो ये उसको बिल्कुल दबा देते थे, सप्रेस कर देते थे। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉ। इन्होंने ज़्यादातर ने सेंसरशिप लॉ इम्पोज कर दिया, मतलब अगर कोई आर्टिकल देना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो, तो वो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगी। टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर। किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए कि न्यूज़पेपर में क्या दिया जाता है, क्या कहा जाता है, बुक्स में क्या कहा जाता है, प्लेज में, सॉन्ग्स में। एंड रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड अगर कोई भी आइडिया किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी बुक के अंदर, किसी प्ले के अंदर अगर दिया जाता था, तो उसके लिए इन्होंने सेंसरशिप जो लॉ हैं उनको इम्पोज कर दिया। तो इस तरह का था कंजर्वेटिव रिजिम। एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिकैप्चुलेट करवा देता हूँ, क्या था कंजर्वेटिव रिजिम। कंजर्वेटिव रिजिम 1815 के अंदर नेपोलियन को डिफीट कर दिया जाता है 4 मेजर यूरोपियन पावर के द्वारा, ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, ब्रिटेन और रशिया। और ये चारों कलेक्टिवली मिलके एक ट्रीटी करते हैं जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वियना, विच वाज हैपेंड इन 1815 एंड द ट्रीटी वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, उसको होस्ट करता है। उसका मेन एम क्या था, मेन एम ये था कि द चेंजेस विच वर डन बाय द नेपोलियन रिस्टोर अगेन। ठीक है, नेपोलियन जो चेंज करके गया है उनको दोबारा से अंडोइंग करना, उनको रिस्टोर करना, दैट वाज द मेन एम ऑफ दिस ट्रीटी। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।